नो सर। तो जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का थर्ड सेक्शन है और क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन थर्ड है। लेकिन क्वेश्चन नंबर पे या इम्पोर्टेंस के हिसाब से बात करूं कितना महत्वपूर्ण है तो ये फिजिकल ज्योग्राफी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और ओवरऑल भी बात करूं तो आपका क्लाइमेटोलॉजी एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। क्वेश्चन आते ही हैं, उनमें से कुछ टॉपिक है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और वो टॉपिक है आपके कौन से अभी बताएंगे। हम लोग को 8 चीजें पढ़ने, 8 मतलब 8 टॉपिक में इसको कवर करेंगे। फर्स्ट जो आज हमें पढ़ना है, वी हैव द कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो आपका वायुमंडल है उसके संरचना कैसे है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसकी बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द इंसुलेशन एंड हीट बजट। ठीक है, हीट बजट से क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे हमने ओशनोग्राफी में ओशियन में तापमान में विभिन्नता देखी थी, इसी तरह हम लोग वायुमंडल में बात करेंगे। फिर हम लोग वायु दाब की बात करेंगे, एयर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जो कि क्लाइमेटोलॉजी का बैकबोन है। अगर आप एक हमारे टीचर हैं, जब आप लोग जहाँ आएंगे तब कुछ पता चल जाएगा वो किस टीचर की बात कर रहा था मैं। तो वो उनको कोई भी सेक्शन मिलता है पढ़ाने के लिए तो वो आपको एक क्या कहते हैं ऑर्डर लिखेंगे, लैंड मास, तो LANDMAS सब उसमें ही पूरा बता देंगे कि यही आपकी ज्योग्राफी है। L फॉर लैटिट्यूड, A फॉर एल्टीट्यूड, N फॉर नियर टू द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ऐसा ऐसा बताते हैं। तो ये एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए। इसको समझ लेंगे तो सारी चीजें इसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। ठीक, देन वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट द एयर मास, फ्रंटोजेनेसिस, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन की बात करेंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस पार्ट ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, दैट इज द क्लाइमेट्स एंड क्लाइमेटिक टाइप। जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है और जो क्लाइमेट टाइप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका थॉर्नबेट का है, त्रिवार्था का है, और क्या कहते हैं कोपेंस का क्लासिफिकेशन है, स्टेम्प का है। तो कुछ कोपेंस क्लासिफिकेशन जो है सबसे ज्यादा, अगर कोई क्लाइमेटोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ा टाइम के कारण, समय नहीं हो रहा है, अगर वो सिर्फ कोपेंस क्लासिफिकेशन पढ़ लेता है, कोपेंस क्लासिफिकेशन को समझ लेता है, देन यू आर इजिली एबल टू डू 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन के 2 से 3 सवाल आप आसानी से कर लेंगे अगर आपने कोपेंस क्लासिफिकेशन पढ़ा है। तो दिस सेक्शन इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट। आप पूरी ज्योग्राफी की बात करें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और क्वेश्चन प्रीवियस मतलब कि जो आपके एंट्रेंस एग्जाम है उनकी बात करें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल का संगठन और उसकी संरचना की बात करेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे डिफरेंट लेयर हैं, किसमें क्या प्रेजेंट है क्या नहीं है, वर्तमान तापमान में क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, ऊंचाई के साथ, ये सब बातें हम लोग करेंगे, विच इज गोइंग टू द वेरी इजी सेक्शन। बट क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मतलब सुन लीजिए क्लाइमेटोलॉजी क्या है, यू जस्ट नीड टू लिसन। और जो क्लाइमेटोलॉजी शब्द है ये 2 वर्ड से बना है, क्लाइमा, के से क्लाइमा है, क्लाइमा प्लस लॉगस। तो लॉगस सबको पता है, स्टडी और डिस्कोर्स, और क्लाइमा का मतलब है स्लोप ऑफ द अर्थ। इट्स रेफर टू द कंसेप्शन ऑफ लैटिट्यूड। जो लैटिट्यूड कॉन्सेप्ट है उसको रेफर करता है। तो इट्स अ बेसिक थिंग। और वेयर वी टॉक अबाउट दी जहाँ पे अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अलग अलग साइंटिस्ट, that is the part of the subjective when you are going to read it in your subject or semester, then you required it. Okay, हमारे यहाँ तो क्लाइमेटोलॉजी आई थिंक 6 सेमेस्टर में पढ़ाते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन के 6 सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं एटमॉस्फेयर की, या जो आपका है वायुमंडल की परिभाषा क्या है। ठीक है, लोग लिथोस्फेयर अभी तक पढ़ रहे थे, सारी लिथोस्फेयर की चीजें पढ़ रहे थे। फिर आपने क्या कहते हैं हाइड्रोस्फेयर पढ़ा, और नाउ हाइड्रोस्फेयर का कुछ सेक्शन पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एटमॉस्फेयर। ठीक, और फिर हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है, सभी लोग पता है। वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ गैसों का विशाल आवरण, जायंट कवर ऑफ गैसेस, जो पृथ्वी का अखंड अंग है और उसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ठीक, उसको कहते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर। आपका ये अर्थ है और इसके चारों ओर एक ये लेयर है, इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर।
फेयर, मतलब कि द एटमॉस्फेयर इज द थिक गैसियस एनवेलप, ये एक लिफाफा है, एक एनवेलप है, गैस किससे बना है, गैसियस, इज सराउंड द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड, जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, एंड इज अटैच टू द अर्थ सरफेस, और ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। अब ये अभी मान लो मैंने कहा कि आपका मैंने कहा ये कि पृथ्वी है और इसके चारों ओर क्या है, आपका एटमॉस्फेयर है, तो ये उड़ हट क्यों नहीं जा रहा, तो हट क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो इस वायुमंडल को अपनी ओर खींचे है, अपने से लगाए हुए हैं, तो दैट इज द एटमॉस्फेयर, जिससे आपको कोई डेफिनेशन नहीं आएगी। नाउ कम टू द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर, कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है, देयर मे बी सम चांसेस। तो हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करें, जो ऊंचाई है वायुमंडल की, वो कितनी है, ठीक है, तो आपका 16 से 2900 किलोमीटर का जो हाइट है, ठीक है, तो आपका सरफेस से ही शुरू होता है एटमॉस्फेयर और फिर ये जाता है। तो जो अलग अलग चीजें हैं, देखिएगा हाइट में वेरिएशन, परसेंटेज में वेरिएशन, तो ये आपको लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। 97% ऑफ एटमॉस्फेयर अप टू 29, ठीक है, 29 किलोमीटर, सरफेस से 29 किलोमीटर तक आपका 97% वायुमंडल उपस्थित है, ठीक है, तो 97% ऑफ एटमॉस्फेयर आर अप टू द हाइट ऑफ 29 किलोमीटर। वहीं पे अगर 3 किलोमीटर और बढ़ा लेते हैं, 32 कर देते हैं, तो आपका 2% और बढ़ जाता है, तो 99% भाग है वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, ठीक है। वहीं 16 किलोमीटर तक 75%, तो 16 पे आपका है 75%, ठीक है। फिर आप गए कितने क्या कहते हैं 97 पे, तो आपका हो गया सॉरी 29 पे गए तो 97% हो गया, 32 पे गए तो 99 हो गया। तो आप इस तरीके से एक बना सकते हैं, जीरो सरफेस 16 किलोमीटर तक आपका 75%, फिर आप गए 29 किलोमीटर तक, ठीक, तो 29 किलोमीटर तक आपका 97%, वहीं पे आप 32 किलोमीटर जाएंगे तो 99%, तो जो आपका 99% भाग है वायुमंडल का वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही देखने को मिलता है, ठीक है। Then we will talk about the composition of the atmosphere, ठीक है, जो वायुमंडल है उसको किस किस चीज से मिलके बना है या उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो आपको सबसे पहले पता है गैसियस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन तीनों में गैसियस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गैसियस, फिर आपके वेपर है और पार्टिकुलेट है। तो हम लोग एक एक के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। दिस टेबल इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक, आपका मैच भी फॉलोइंग पूछते हैं कहीं कहीं, ठीक, तो आप देख सकते हैं मुख्यतः इसमें जो अर्थ आपका जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, वहां पे आपकी दो मेन गैसेस हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अब जो आप याद किया करते थे ना 78%, 21%, उसको इस तरीके से याद नहीं करना है। नाउ यू नीड टू रिमेम्बर द 3 डिजिट्स, ठीक है, या 2 डिजिट्स तो याद ही रखिए कि 78.08%, 20.94, ठीक, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऑक्सीजन कितने परसेंट है, तो 21%, 20.9, 20.8, तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। फिर आपकी है आर्गन, ठीक, अगर आप इस सीक्वेंस को याद कर लेंगे तो मैच द फॉलोइंग आराम से कर लेंगे। सबसे ज्यादा 78%, हम एवरेज की यहाँ बात कर रहे हैं, एक एक वैल्यू नहीं बोलूंगा, ओके, नाइट्रोजन है, देन आपकी ऑक्सीजन है, ये दो सबको पता है, ठीक, आर्गन है, देन ठीक आर्गन है वो आपकी 0.934% है, ओके, वहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चौथे नंबर पे लाई कर रही है, 0.03% है। फिर आपकी कुछ ट्रेस गैसेस मिलती हैं, नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है और हाइड्रोजन है। सो यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर देयर सीक्वेंस एंड नथिंग एल्स, बट इन दीज फोर यू हैव टू रिमेम्बर द वैल्यूज आल्सो, ठीक, तो ये है आपके गैसियस है जो आपको एटमॉस्फेयर में मिलती है, वायुमंडल में उपस्थित है। देन वी हैव आई हैव मेंशन अबाउट द जल वाष्प, वाटर वेपर मैंने मेंशन किया था। तो जो वाटर वेपर है इट डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाएंगे तो आपका जो जल वाष्प है, वाटर वेपर है, वो घटते चला जाएगा। इट ऑल्सो डिक्रीजेस, ये क्यों घटता चला जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है, ऊपर है एल्टीट्यूड पे जाने में टेम्परेचर घट रहा है, तापमान घट रहा है, तो इसके कारण वाटर वेपर भी घट जा रहा है। वहां पे एवोपरेशन नहीं होगा तो जलवाष्प कैसे होगा जब वाष्पीकरण ही नहीं है। देन वी विल टॉक अबाउट दी लैटिट्यूडनल की बात करेंगे तो इट ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, ठीक है, जो आपके क्या कहते हैं भूमध्य रेखा के
एक मिनट सर। हाँ, जब आप ध्रुव की ओर जाते हैं तो आपके जो जो जल वाष्प है उसकी मात्रा घटती जाती जाती क्योंकि टेम्परेचर घटता है। एक maximum amount in the atmosphere could be up to 4% which is found in the warm and wet region। ठीक है, तो वायुमंडल में आयता अनुसार 4% जलवाष्प की मात्रा सदैव विद्यमान रहती है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम अमाउंट है एटमॉस्फेयर का, जो मैक्सिमम अमाउंट है जलवाष्प का एटमॉस्फेयर में वो 4% के आसपास है इन वेट एंड वार्म रीजन। तो इतना ज्यादा नहीं जानना, वाटर वेपर से आपको क्वेश्चन नहीं, पर ये गैसेस से बहुत बनता है। देन पार्टिकुलेट्स क्या है आपके? पार्टिकुलेट जिनको धूल कण कहते हैं, डस्ट माइट्स कहते हैं। तो जो भी आपके प्रेजेंट्स हैं जिनको एरोजोल्स भी कहा जाता है, एरोजोल्स कहा जाता है क्योंकि ऐसे सॉलिड पार्टिकल हैं जो एयर में प्रेजेंट है, इसलिए एरोजोल कहा। सो सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ओके, विभिन्न स्रोतों से वायुमंडल में जाने वाले धूल कण आर्द्रता ग्रही नाभिक का कार्य करते हैं। ठीक, तो क्या कहते हैं इसमें आपके डस्ट पार्टिकल है, सॉल्ट पार्टिकल है, पॉलन ग्रेन्स हैं जो फ्लावर के होते हैं, स्मोक है, धुआं है, शूट है, वॉल्केनिक एशेज हैं। सो दीज आर ऑल दी कंस्टिट्यूट, दे ऑल कंस्टिट्यूट और द पार्ट ऑफ द पार्टिकुलेट्स, धूल कण के आपके ये धूल कण का सब ये चीजें हिस्सा है। और यही जो है सोलर रेडिएशन को रोकने में या टेम्परेचर जो है मेंटेन करके रखते हैं ये सब चीजें। गैसेस भी हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जो आपका हाँ, जो आपकी अभी हमने किसकी बात की, वी हैव टॉक अबाउट संगठन की, कि कैसे किस चीज से बना है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द संरचना, उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको ओशनोग्राफी में लेयर समझाई थी, इन द सेम वे यू हैव, और फिर हमने लिथोस्फीयर में भी देखी क्रस्ट, मेंटल कोर, हमने ओशियोग्राफी में फोटिक ये सब देखी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की जो अलग अलग परतें हैं, जो लेयर है, उनकी बात करते हैं। कहीं पे आपको 4, कहीं पे आपको 5, कहीं पे अलग अलग डिवीजन दिख जाता है। सो यू जस्ट नीड टू नो दी divisions and their characteristics। okay, it's not a quantitative data कि 2 बच्चे थे तो 2 ही रखना है, नहीं, you need to understand the concept। ठीक, तो आपकी यहाँ पे मैंने 5 लेयर्स को दिखाया है, 5 लेयर्स में डिवाइड किया है। सबसे जो निचली मतलब सरफेस से चल रहा है, ये आपका यहाँ तक हमने पढ़ा था लिथोस्फेयर। ओके, एक मिनट रुकिएगा, ये हमने पढ़ा था लिथोस्फेयर। ठीक है, फिर यहाँ पे ही था आपका ये ओशनोग्राफी पढ़ी हमने, ओशन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, हम लोग एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। तो जो सबसे निचली सतह है ये है आपकी ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, फिर उसकी आपके ऊपर जो लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, फिर आपकी आती है मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और इसमें आइनोस्फेयर भी है। ठीक, आपकी स्ट्रेटोज में ओजोन मिलेगी। फिर आपकी आती है एक्सोस्फेयर। तो इनको एक एक करके हम लोग चीजों को समझेंगे। ओके, ये देख सकते हैं, ये इमेज मैंने कहीं से लिया है साइट से, एनसीईआरटी में भी एक डायग्राम है, आई थिंक 7th 8th स्टैंडर्ड में भी एनसीईआरटी में बहुत अच्छा डायग्राम दिया है। तो आपका जो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखेंगे कि जो आपका दिखा रहा है ये आपकी अर्थ है। ठीक है, अर्थ में आपका दिखाया 8 किलोमीटर तक लगभग, कहीं पे 16, तो इस तरीके का वेरिएशन है। 6 से 16 भी होता है, 8 से 18 भी होता है। सबसे नीचे लेयर यहाँ पे जो समझना है वो है ट्रोपोस्फेयर। देन यू हैव स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक, 50 से 80 मेसोस्फेयर, 80 से 400 थर्मोस, और 400 से बाहर जितना जाएंगे वो है आपका एक्सोस्फेयर। ठीक, फिर यहाँ पे एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए, फिर देखते हैं। ये दिया है आपका एल्टीट्यूड ऑन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पे आपका तापमान दिया है। तो हम लोग अर्थ सरफेस पे हैं यहाँ पे, तो आपका टेम्परेचर कितना रहता है 20, ऐसा कुछ होता है 20, इसके पास 25 भी है, कहीं कहीं 40 भी है, तो एक एवरेज 20 मानते हैं। तो ये 20 डिग्री सेल्सियस है। जैसे जैसे आप हाइट बढ़ती जा रही है तो आपका 0 आ गया। ठीक है, और जा रहे हैं 10 किलोमीटर तक गए तो आपका कितना आ गया, -60 to 40 के बीच में, मतलब -58 57 इस तरीके का। फिर ट्रोपोपॉज में क्या है, टेम्परेचर सेम है, कोई भी चेंज नहीं। फिर टेम्परेचर बढ़ने लगता है क्योंकि ओजोन प्रेजेंट है तो बढ़ गया टेम्परेचर। फिर सेम है मेसोस्फेयर में, फिर आपका घटने लगता है।
फिर सेम है, फिर बढ़ता है। तो ये आपको सिंपल सा एक फैक्ट याद रखना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर, जैसे जैसे आप ऊंचे में जाते जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा, जब तक उसमें कोई चीजों का क्या है, कोई चीजें बाहर चीजें इन्वॉल्व नहीं की जाती हैं, ठीक है। तो यहीं पे अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो मैंने कहा टेम्परेचर आप जैसे जैसे सरफेस से ऊपर जाएंगे, सतह से ऊपर जाते हैं तो आपका तापमान बढ़ता है। तभी ना लोग मसूरी और मनाली जाते हैं, ठीक है, नेपाल जाते हैं, क्योंकि वो हाइट पे है काफी, तो टेम्परेचर बहुत ठंडा है, ठीक। तो फिर हाइट तो यहाँ भी ज्यादा है स्ट्रेटोस्फेयर में, तो ये गर्म क्यों है? तो इसका मुख्य कारण है क्योंकि यहाँ पे ओजोन प्रेजेंट है। तो फिर मेसोस्फीयर में टेम्परेचर फिर क्यों आपका घटने लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे ओजोन प्रेजेंट नहीं है, वही नॉर्मल ट्रेंड इसने फॉलो किया। तो फिर थर्मोस्फीयर में क्यों बढ़ने लग गया? क्योंकि यहाँ पे आयन प्रेजेंट है। तो उनकी हम सब लोग एक एक करके बात करेंगे। ये टेबल है, मैंने खुद ही बनाने की कोशिश की थी। तो फर्स्ट यू हैव द ट्रोपोस्फीयर जो कि 16 से 6 किलोमीटर, 18 से 8 किलोमीटर भी देखने को मिलती है। तो ये 16 से 6 क्या है इसकी बात करेंगे। इसमें क्या है, टेम्परेचर आपका हाइट के साथ, ऊंचाई के साथ तापमान में जो तापमान है वो घटता चला जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर 50 किलोमीटर तक, अगले 50 किलोमीटर तक देखने को मिलती है, जिसमें टेम्परेचर बढ़ता जाता है क्योंकि ओजोन प्रेजेंट है, ठीक। मेसोस्फीयर में आपका 50 से 80 किलोमीटर है, इसमें तापमान फिर से घटने लगता है क्योंकि इसमें ओजोन भी नहीं है और कोई ऐसे बहुत गैसेस भी नहीं है जो टेम्परेचर को इंक्रीज करें। आइनोस्फीयर क्या है? थर्मोस्फीयर के दो हिस्से, आइनोस या एक्सोस्फीयर। 80 से 640, ठीक है, 400, अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो यू जस्ट नीड टॉक अबाउट द अप्रोक्सीमेट, ठीक। इसमें क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि यहाँ आयन प्रेजेंट है, ठीक, उसकी भी बात करेंगे अभी। एक्सोस्फीयर बियॉन्ड 640, अब टेम्परेचर बढ़ता ही चला जा रहा है, तो अल्टरनेट दे रखे हैं, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, ठीक, फिर बढ़ता चला जा रहा है। ये मैंने एक रेड लाइन बनाई है, तो क्यों बनाई है? ऐसे ही मेरा मन नहीं था बनाने का इसको, इसका एक रीजन है, मतलब रीजन, वजह है, ठीक है, रीजन नहीं। तो इसकी वजह ये है कि ये जो मैंने दिखाया है आपको 80 किलोमीटर तक, ये मेसोस्फीयर तक, तो वैसे 90 तक रहता है। ये है आपकी, जहाँ तीनों को मिला के बोलते हैं होमोस्फीयर। होमोस्फीयर, होमो मतलब सामान्य, तो ठीक। और नीचे क्या है, हेट्रोस्फीयर, तो जो आपके 90 से बाहर है, 90 किलोमीटर से और ऊपर जा रहे हैं, तो वहाँ है आपका हेट्रोस्फीयर। इसलिए इस लाइन का बनाने का मेरा मकसद था। सबसे पहले है ट्रोपोस्फीयर की। चीजें काफी हैं, एक बार भी पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये मैंने उस सभी बच्चों को रखते हुए बनाए हैं जिनके पास मटेरियल नहीं भी है, ठीक है, उनको, क्योंकि मटेरियल है तो उनको पता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। जिनके पास मटेरियल नहीं है, सो दे नीड अ प्रॉपर मटेरियल टू रीड लाइन बाय लाइन। तो ये पूरा कहीं कहीं से एक्सट्रैक्ट किया मटेरियल, नहीं ये सब टाइप किया, मेरा एक्सट्रैक्ट वाला भी बाद में आएगा जहां मिलेगा, ठीक है, जहां मैंने कॉपी पेस्ट किया होगा, ये सब आपका टाइप वाला है। तो सबसे पहले हाइट की बात करते हैं। तो ये इक्वेटर पे 18 किलोमीटर तक, या कहीं कहीं पे 16 किलोमीटर भी देता है, और पोल्स में आपको 8 किलोमीटर दिखता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर में जो आपका भूमध्य रेखा है, जो 0 डिग्री है, वहां पे क्या है, आपका तापमान ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपका जो एयर है वो एक्सपेंड करेगी तो आपका क्या है, हाइट है वो बढ़ेगा। वहीं पे पोल में टेम्परेचर, तापमान कम है, जो आपके ध्रुव वाले क्षेत्र हैं, तो वहां पे क्या है, कोल्ड कंडेंस करेगी, मतलब आपका कंपैक्ट होगी, ठीक है, तो जिसके कारण हाइट कम है। तो ये है आपका 18, 8, 16, 6, तो अलग अलग वेरिएशन मिलता है। थिकनेस की बात क्यों है, थिकनेस क्या है, इट इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर, जैसे हम देख पा रहे हैं, बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। क्योंकि जो हाइट है, सॉरी, जो तापमान है, जो आपकी जो हीट है, वो काफी हाइट तक क्या है, ट्रांसपोर्ट हो पा रही है। किस, यहाँ पे कैसे हो रहा है, कन्वेक्शन करंट के कारण, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर कंटेंट डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर, सबको पता है कि हम जो आपका ट्रोपोस्फेयर है वहां पे डस्ट पार्टिकल होते हैं। जैसे आप देखते हैं कभी घर पे बैठे हैं लोग, फोटो बहुत क्लिक करते हैं ना, घर पे कहीं पे एक वॉल पे कोई छेद है तो वहां से सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो उसमें डस्ट पार्टिकल दिखने को मिलते हैं। तो वही डस्ट पार्टिकल जो है ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है। वाटर वेपर भी प्रेजेंट है आपके। जितनी भी वेदर चेंजेस हैं, जितने भी वेदर फेनोमेना हैं, वो इसी लेयर पे होते हैं। सो ऑल काइंड्स ऑफ वेदर चेंजेस, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ पे एयर क्या है, वो हमेशा डायनेमिक है, एयर नेवर रिमेन्स स्टैटिक। कभी देखा है
वो एयर है वो स्थायी है नहीं ना, चलती रहती है, पत्ते हिलते रहते हैं, ठीक है, पत्ते नहीं भी हिलते हैं तो भी एयर मूव कर रही है पर स्पीड बहुत कम है। ओके, सो इसीलिए इस लेयर को हम लोग कहते हैं चेंजिंग स्फीयर या फिर ट्रोपोस्फियर, ठीक है, इसको कहते हैं चेंजिंग स्फीयर क्योंकि यहाँ पे बदलाव होते रहते हैं। टेम्परेचर की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट टेम्परेचर, तो यहाँ के क्या बताया मैंने कि आपका जो तापमान है वो ऊंचाई के साथ घटता जाता है। देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर, एज यू गो टू द हायर एल्टीट्यूड्स द टेम्परेचर डिक्रीजेस। ये डिक्रीज किस रेट से होता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर हाइट। तो हर 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा। इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, इसी को कहा जाता है नॉर्मल, आपका जो है वो नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है, ठीक है। फिर है हाँ, अब ये क्या है, जहां पे ये जो स्फीयर जो आपका ट्रोपोस्फीयर है जहां पे खत्म होती है तो उस जोन को कहते हैं, मतलब ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर खत्म हो रही, स्ट्रेटोस्फीयर शुरू हो रही है, तो वो जो बीच में जोन बनता है उसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। पॉज मतलब गाने को रोक देना, मतलब एक वीडियो चल रहा है उसको पॉज कर दिया, तो ट्रोपोपॉज मतलब ट्रोपोस्फीयर का पॉज हो गया, रुक गई वो, ठीक है। जैसे आपका मेनोपॉज होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, ऐसे ही आपका प्ले पॉज होता है, तो वो चीजें हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि जैसे यहाँ पे लिखा है कन्वेक्शनल करंट, तो जो आपका जो आपके वायुमंडल है वो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन से पूरा गर्म नहीं होता है, मेन उसमें कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन ये सब लगते हैं। मतलब जो आउटगोइंग सोलर रेडिएशन है जो पृथ्वी में आके, पृथ्वी में आई, टकराई, हीट की, तब इसमें रॉक थे वो हीट किया, और फिर जो इसने हीट लूज किया उस या इसके कांटेक्ट में जो हवा आ रही थी उसके कारण मेनली एटमॉस्फेयर गर्म होता है, ना कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन। शॉर्ट वेव से नहीं, लॉन्ग रेडिएशन वेव से आपकी ट्रोपोस्फीयर में हीट जनरेट होती है, ये हीट होता है। ये देख सकते हैं आप क्षोभ मंडल के बारे में यहाँ पे लिखा है, आप लोग आराम से इसको भी पढ़ सकते हैं। मैं इस लाइन को पढ़ता हूं, इस मंडल की प्रमुख विशेषता है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आना। इसमें सर्वाधिक क्षैतिज और लंबवत तापांतर होता है। अच्छा, इसमें वो नहीं लिखा नॉर्मल लैप्स रेट को क्या कहते हैं, और वही मैं देख रहा था, ठीक है। तो ये है आपका, इसमें जो भी लोग हिंदी के हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और लिखी है, वैसे पूछा नहीं गया, ट्रोपोस्फीयर या विक्षोभ प्रदेश नामक शब्द का प्रयोग तिजांस्र डी बोर ने सर्वप्रथम किया था। तो ये है एक, वैसे पूछा नहीं गया बट जो हिंदी इंग्लिश दोनों लोग यही चीज चाहे तो याद कर सकते हैं फॉर देयर फैक्चुअल नॉलेज, ठीक है। तो एवरेज इसकी कितना है, 10 किलोमीटर है, 18 और 8 का एवरेज ले लिया, ठीक है, तो 9 10 आ गया, 16 6 का एवरेज ले लिया, ठीक, तो 11 आ गया, ऐसे कुछ करके एवरेज आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जब समर सीजन होते हैं तो वहां पे आपकी हाइट बढ़ जाती है, ठंडियों में कम हो जाती है। तो जब टेम्परेचर ज्यादा जहां पे वहां पे हाइट इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर जब कम या जिस जगह पे कम तो वहां पे हीट लो कम होगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रेटोस्फीयर। तो इस, हाँ बोलिए जी। वो थर्ड पॉइंट थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, जो भूमध्य रेखा पर इंग्लिश अच्छा, में अच्छा, जो, इसमें हाँ इंग्लिश में या हिंदी में, इंग्लिश किसी में भी, अच्छा किस इंग्लिश में करना है। थर्ड पॉइंट कहाँ लिखा है आपका, थर्ड पॉइंट क्या है, हाइट, थिकनेस और फिर उसके बाद ट्रोपोस्फीयर कंटेंट डस्ट पार्टिकल एंड वाटर, थिकनेस पे, अच्छा सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। तो मैंने जैसे आप सिंपल सा सोचिए, जो चीजों को जिनको गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड करती हैं, ठीक है, आपका एक्सपेंशन होगा, ठीक, तो वो एक्सपेंड करेंगी, फैलेंगी, तो जिसके कारण क्या है आपका जो इक्वेटोरियल रीजन है या जो इक्वेटर के पास का रीजन है, तो वहाँ क्या है बहुत ज्यादा इंसुलेशन होता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या है, जो आपका सरफेस है वो बहुत गर्म होने लगेगा। सरफेस गर्म हो गया तो जितनी भी हवाएं उसके कांटेक्ट में आ रही हैं, तो थ्रू कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन, इन सब के कारण क्या है वो अब तुरंत ऊपर उठेंगी, फिर ऊपर से ठंडी हवाएं नीचे आएंगी, वो गर्म होंगी, तो जिसके कारण क्या है बहुत तेजी से ये मैकेनिज्म हो रही है, प्रोसेस हो रही है। तो एक ग्रेट एक्सटेंट के लिए, काफी हाइट के लिए क्या है आपका जो ट्रोपोस्फीयर उसकी हाइट बढ़ जाएगी,
क्योंकि जल्दी जल्दी हीटअप हो रहा है तो हाइट आपका इंक्रीज हो जाएगा। ट्रोपोस्फियर का हाइट वही- इक्वेटर से ज्यादा मतलब होता है ना? इक्वेटर में ट्रोपोस्फेयर की हाइट ज्यादा होती है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो एक्सपेंशन हीट एक्सपेंड करेगी। वहीं पे मतलब पोलर जोन पे या पोलर जोन पे क्या कह सकते हैं, जो पोल्ड जोन है या पोलर जोन है या विंटर में कह सकते हैं, तो आपका इंसुलेशन उतना ज्यादा नहीं होता है, हीट उतनी ज्यादा नहीं है, तो वहां पे इतना कन्वेक्शन प्रोसेस भी नहीं होगा, तो आपके ट्रोपोस्फेयर की हाइट भी ज्यादा नहीं होगी। अच्छा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर है जिसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। समताप ही कहते हैं ना, पहले कुछ और लिखा था क्या? हाँ, समताप मंडल ही है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? ये आपकी 50 किलोमीटर तक, तो आप जैसे पहले मैप देख रहे हैं, इस पे देखेंगे तो ये देखेंगे 8-16 तक का 10 एवरेज माना है इसने, तो उसके बाद जितना ऊपर 50 किलोमीटर तक है उसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। कहीं कहीं पे आपको एक लाइन मिलेगी कि कुछ लोगों का मानना है कि ये 50 किलोमीटर तक है, कुछ का कहना है 80 किलोमीटर में। तो सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, लोगों का अपना अपना कहना है। साइंटिस्ट का 50 किलोमीटर लोग मोस्टली एक्सेप्ट करते हैं, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो ये हाइट है 50 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट ट्रोपोस्फेयर जहां पे खत्म हुई उसके बाद आया ट्रोपोपॉज, और उसके बाद जो चल रहा है वो 50 किलोमीटर तक चलेगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर। सो टेम्परेचर की बात करें, ऑलमोस्ट द सेम। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर का निचला वाला हिस्सा है, लोअर पोर्शन है, उसमें टेम्परेचर लगभग सेम रहता है, लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर अप टू द हाइट ऑफ 20 किलोमीटर तक। लेकिन द टेम्परेचर इंक्रीजेस स्लोली, इसके बाद क्या है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैसेस। तो आपको पता है जो ओजोन गैस है, जो O3 है, वो प्रेजेंट है, जिसके कारण क्या वो करती है, यूवी रेस को अब्सॉर्ब करती है। ठीक है, यूवी रेस को अब्सॉर्ब करती है और अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, हमको स्किन कैंसर से और बहुत सारी डिजीज से बचाती है। तो वो अब्सॉर्ब करती है, तो कुछ तो चेंज होगा। यूवी रेस क्या है, आपकी हाई फ्रीक्वेंसी एक रे है, ठीक है, बहुत क्या कहते हैं उसमें, काफी हाई एनर्जी की रे है। गामा और यूवी रेस काफी हाई एनर्जी होता है उनका, तो एनर्जी ज्यादा होने के कारण क्या है, और एब्जॉर्ब कर लिया ओजोन ने, जिसके कारण उसकी जो टेम्परेचर है जो उसका वो बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो इस इधर पे स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों बढ़ता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैसेस। यहाँ पे क्या है, जो एयर है लोअर पोर्शन में, मोस्टली द एयर ब्लोज हॉरिजेंटली। जो यहाँ पे हवाएं हैं वो मोस्टली क्या है, आपको थोड़ा यहाँ वेदर फेनोमेना ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक यही है कि यहाँ हवाएं हैं वो थोड़ा सा आपको हॉरिजेंटली लंबवत उनमें गति देखने को मिलती है, मूवमेंट संचलन होता है, लंबवत संचलन देखने को मिलता है वायु में, जिसके कारण ये एयरक्राफ्ट फ्लाइंग के लिए, मतलब जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं उनके लिए एक बेस्ट आइडियल सिचुएशन या आइडियल प्लेस है। ठीक है, तो जो आपके एयरक्राफ्ट है वो इस लेयर पे इजिली मूव करते हैं, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे याद किया जा सकता है। देन आपका स्ट्रेटोपॉज आता है, स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पे खत्म होती है और जहां से मेसोस्फेयर शुरू होता है, उसके बीच का जो जोन है उसको कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, ओजोन गैस इट एब्जॉर्ब यूवी रेज। यूवी रेज आपकी बहुत ही क्या कहते हैं, क्या हाई एनर्जी है, EMR में पढ़ेंगे हम लोग अभी। ओके, जो ओजोन का जो थिकनेस है उसको हम लोग डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। ठीक, इट्स मेनली फाउंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ द, जो आपका ओजोन है ये आपका 20 से 30, कहीं कहीं 22 किलोमीटर देगा, कहीं पे 28 देगा, तो 20 से 30 किलोमीटर के बीच में आपको ओजोन देखने को मिलती है। आपको एक क्लाउड पढ़ाऊंगा मैं, मदर पर्ल क्लाउड। क्लाउड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, मैं काफी अच्छे से कोशिश करूंगा पढ़ाने के लिए, मेरे तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं उससे। ठीक, तो आपके भी हो जाएंगे। मदर पर्ल क्राउड है एक, उसकी बात करेंगे हम लोग। बस यहाँ जान लीजिए कि जो मदर पर्ल क्राउड है वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में बनता है। ठीक, ये देखें समताप मंडल। सो हाँ सर, ओजोन जो लेयर रहती है स्ट्रेटोस्फेयर में, उसका कलर क्या है? पेल ब्लू। कलर क्या है यार? कलर के बारे में तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, कलर का तो मुझे नहीं पता कुछ ऐसा। कल एक MCQ दिया था और चंदन उसमें ने कलर पूछा था। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए मैं बता रही थी। ये तो देखना पड़ेगा यार, इसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं। आप बाद में आप प्लीज देख लीजिएगा, अभी कंटिन्यू कीजिए।
ठीक, समतापमंडल क्या है? जो स्ट्रेटोस्फेयर है, जिसको ये क्षोभ सीमा से ऊपर है, मतलब ट्रोपोपॉज से ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक, यहाँ पे क्या है? हाँ, इस मंडल में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। कहीं कहीं पे ओजोनोस्फेयर को अलग से दिखा देते हैं, पर इसी का पार्ट भी कुछ लोग कंसीडर करते हैं, तो वी विल कंसीडर इट एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक, यहाँ देखिए, मुक्ताब में वही जो पर्ल क्लाउड बताया कि उत्पत्ति होती है, ठीक है, और गिरने वाले बूंदों को नॉक्टिलिसेंट कहते हैं, और जो यहाँ पे बूंद गिरते हैं उनको नॉक्टिलिसेंट कहते हैं। ये सब आपको क्लाउड में पढ़ाया जाएगा। ठीक, और यहाँ पे भी वही लिखा है, पीछे हमने देखा था जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में तिजांस डी बोर ने इसकी खोज की है, इन द सेम वे स्ट्रेटोस्फेयर का भी जो नामांकन है वो तिजांस डी बोर ने किया था। ठीक, मेसोस्फीयर की बात करें, आपकी जो थर्ड लेयर है वो है आपकी अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इसमें टेम्परेचर क्या है? अब इसमें ओजोन भी नहीं प्रेजेंट है और इसमें ज्यादा आपके पार्टिकल्स भी नहीं प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके, बहुत ही कम होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स, जिसके कारण इसमें टेम्परेचर है हाइट के साथ घटता जाता है। सो देयर इज अ टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, और ये टेम्परेचर कहां तक है? -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। 80 किलोमीटर तक आते आते टेम्परेचर आपको -100 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। जो मेटियोर्स होते हैं, ये जो फॉलिंग स्टार होते हैं, वो इसी लेयर पे आपको देखने को मिलेंगे। मेसोस्फीयर, एम फॉर मेटियोर्स एंड एम फॉर मेसोस्फीयर। तो ये क्वेश्चन काफी पूछता है। ठीक, फिर जो अपर लिमिट है, तो इसका समझ में आया तापमान क्यों घटता चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो कि सन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, तो बहुत कम है, तो रेडिएशन एब्जॉर्प्शन भी है वो बहुत कम होगा। द अपर लिमिट ऑफ द मेसोस्फीयर इज नोन एज मेसोपॉज। तो जहां पे मेसोस्फीयर खत्म हो गया वो मेसोपॉज है। ठीक, तो इस वाले में आपका मेटियोर्स वाला पॉइंट बहुत याद रखना है आपको। ठीक, देन वी हैव द थर्मोस्फीयर। कहीं कहीं पे थर्मोस्फीयर को अलग से दिखाते हैं, कहीं कहीं पे आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर दिखा देते हैं, थर्मोस को नहीं। तो थर्मो मतलब टेम्परेचर, यहाँ पे अब टेम्परेचर बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। ठीक है, क्यों घट रहा है, बढ़ रहा है, सॉरी। दिस लेयर इज लोकेटेड बिटवीन 80 से 400 किलोमीटर अबव द मेसोपॉज। इट्स कंटेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे आपको आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो आयंस जो प्रेजेंट होते हैं, ये आपके जो हाई फ्रीक्वेंसी रेज होती है, यूवी रेज है, गामा रेज है, तो उनका क्या करते हैं, ये जो रेज है वो इन जो भी यहाँ पार्टिकल प्रेजेंट है उसको आयनाइज करते हैं, उसको क्या करते हैं, आयनाइज करते हैं, तो ये बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, इधर उधर मूव करते हैं बहुत, जिसके कारण क्या है, आपका हीट है तो हाई फ्रीक्वेंसी वालों को भी अब्सॉर्ब कर रहे हैं ये। ठीक, तो जिसके कारण क्या है, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। तो मेनली जो रीजन है वो है एज अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, क्योंकि हम लोग साइंस वाले बच्चे तो है नहीं जो बिल्कुल डिटेल में जाए हम कि इलेक्ट्रॉन में टूटते हैं 3 इलेक्ट्रॉन पे और एक ऐसा, तो उसकी बात नहीं करेंगे। सो यू हैव जस्ट नीड टू रिमेंबर कि यहाँ आयंस प्रेजेंट होते हैं, और ये आयंस को क्या है, यूवी और गामा रेज जो हाई फ्रीक्वेंसी रेज है वो आयनाइज करती हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स में, मतलब ये सब नहीं जानना है, बस सुन लीजिए। ठीक, जिसके कारण इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रेडियो वेव। तो जो रेडियो वेव ट्रांसमिशन होता है अर्थ में, तो जो आपको सुनाई देता है सब ना रेडियो वेव, तो वो इसी लेयर में, क्योंकि यहाँ पे आयन प्रेजेंट है जो इनको रिफ्लेक्ट करती है अर्थ सरफेस पे। ठीक, तो यहाँ से क्या है, टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग विद हाइट, टेम्परेचर आपका ऊंचाई के साथ बढ़ता चला जाता है। ठीक, तो आइनोस्फीयर देख सकते हैं 80 से 640 किलोमीटर तक है, कहीं पे जैसे पीछे ही मेरी लाइन में लिखा होगा 80 से 400 किलोमीटर है। तो अलग अलग आप इसको याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 80 से 400 भी याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप 400 वाला प्रेफर कर सकते हैं। ठीक, ये आप पे डिपेंड करता है। इसमें भी आपकी अलग अलग लेयर है, डी लेयर है, ई लेयर है, एफ लेयर है। ठीक है, फिर आपका एफ में भी है F1 F2, फिर जी लेयर है, तो ऐसे हैं। तो सबसे इसका अरेंजमेंट याद करिएगा DEFG। तो इसमें देखें जो डी लेयर है, ये सब वैसे नहीं पढ़ाने कोई काम नहीं है, तो 80 से 99 किलोमीटर तक आपका डी लेयर देखने को मिलता है। जो लो फ्रीक्वेंसी जो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स है, उनको रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, लेकिन मीडियम और हाई को एब्जॉर्ब करती हैं, तो इस तरीके की कंडीशन है। देन ई लेयर को हम लोग कैनली हैवी साइड लेयर भी कहते हैं।
ठीक, जो कि आपका 99 से 130 किलोमीटर तक है। ठीक, फिर F लेयर है, उसमें भी है आपका स्पोरेडिक लेयर, E2 लेयर, फिर F1 F2 लेयर है। F1 लेयर को एप्लेटॉन लेयर भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आपका G लेयर है, 400 किलोमीटर से जितना बाहर है G लेयर, उसको आप एक्सोस्फेयर भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, एक्सोस्फेयर क्या है? जो भी अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसको एक्सोस्फेयर कहते हैं। यहाँ पे गैसेस क्या है, बहुत दूर दूर तक है इन द स्फीयर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी लो, इसके कारण डेंसिटी बहुत कम है। ये अगर क्वेश्चन कहीं पूछता है डेंसिटी लो है, सबसे ज्यादा कम कहाँ पे है, तो वो है आपका एक्सोस्फेयर पे। तो ये आपकी 5 लेयर है। ओके, और जो कलर वाला क्वेश्चन है उसके हम लोग फिर मैं देख के बताऊंगा, मुझे उसके बारे में ऐसा कुछ खास पता है नहीं। नाउ कम टू दी केमिकल कंपोजिशन। अगर हम लोग केमिकल कंपोजिशन से डिवाइड करें लेयर्स को, तो वो हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है होमोस्फीयर, होमो मतलब समान, सब चीज इक्वल हर जगह, मतलब कि सब में एक वही चीजें प्रेजेंट है जो आप मेरे में प्रेजेंट, होमोजेनिटी होती है ना। ठीक है, तो फिर है हेट्रोस्फीयर, मतलब बहुत डिफरेंट है, अलग अलग चीजें अलग अलग जगह प्रेजेंट है। तो जो 90 सरफेस से 90 किलोमीटर तक जो पूरा है आपका, जिसमें आ जाता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर, तो इसमें आपका पड़ता है क्या इसको बोलते हैं होमोस्फेयर। तो 90 किलोमीटर तक आपका आता है होमोस्फेयर। होमोजेनिटी ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस गैसेस, किस चीज की होमोजेनिटी है? जो वेरियस गैसेस हैं, जो अलग अलग गैसेस हैं, हाइड्रो आपका क्या कहते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इन सब की क्या है, जो प्रोपोर्शन है, मतलब अगर मान लो यहाँ पे इतने में आपका ये इतना हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी इतने ही हाइड्रोजन होंगे, तो इस तरीके का जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, वो आपका समान नहीं है। ओके, हेट्रोस्फीयर क्या है, 90 से 10,000 किलोमीटर तक, मतलब 90 से बाहर जितना है, तो यहाँ पे क्या है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जो भौतिक जो विशेषताएं हैं और जो रासायनिक विशेषताएं हैं, उसमें आपको विभिन्नता देखने को मिलती है। ये है आपका हेट्रोस्फीयर। इसमें आपका है पहली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस याद रखना। पहली है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन लेयर, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन की अधिकतम होगी। फिर है एटॉमिक ऑक्सीजन लेयर, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक, तो इसमें एक हाइट से मैच कराने के लिए बोलता है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, तो 90 से 200 किलोमीटर तक आपका क्या है, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन लेयर। फिर 200 से 1100 किलोमीटर तक आपका है एटॉमिक ऑक्सीजन लेयर। वहीं पे जो तीसरी है वो है हीलियम लेयर, तो 3500 किलोमीटर तक, अप टू द हाइट ऑफ 3500 किलोमीटर भी द प्रेजेंस ऑफ हीलियम लेयर इज सीन। देन द लास्ट इज एटॉमिक हाइड्रोजन लेयर, जो भी आउटर मोस्ट लिमिट है वो है आपका एटॉमिक हाइड्रोजन लेयर। ठीक, तो ये है आपका 90 से 200, 200 से 1100, 1100 से 3500 और 3500 के बाहर जितना है वो है आपका हाइड्रोजन। तो अगर आप इस सीक्वेंस को याद कर लेंगे तो आप इजीली मैच कर लेंगे कि क्या है, कौन है पहले। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट दी कंपोजिशन। ये हिंदी में भी वही चीजें लिखी, यहाँ पे जिनको पीछे नहीं समझ में आया है, हाइट नहीं मैंने लिखी है, तो वो इसमें याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मॉर्शल और निकोलेट ने ये डिवीजन किया है, ठीक, 1992 में, तो ये आप देख सकते हैं आणविक नाइट्रोजन परत 90 से 200, हिंदी इंग्लिश दोनों देख सकते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं है। आणविक ऑक्सीजन परत जो है 200 से 1100, फिर 1100 से 35 हीलियम, और 3500 से 10,000 किलोमीटर तक आपका हाइड्रोजन है। ठीक, सो यू आप इंग्लिश हिंदी दोनों लोग इसको फॉलो कर सकते हैं इस टेबल को। So this is all about the structure and the composition of the of atmosphere. ठीक है, wait a minute. हाँ, I want to check. ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंसुलेशन, जिसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिली क्वेश्चन आएगा तब आपसे पूछ सकता है इंसुलेशन में एक दो चीज है, अदरवाइज इट्स वेरी इजी। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है, तो जो हम लोग को पढ़ना है सूर्य ताप और पृथ्वी का ऊष्मा बजट। तो पीछे जो देखा इंसुलेशन, उसमें प्रॉपर हिंदी का भी मटेरियल है और इंग्लिश का भी, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को होगा, सब लोग अपना अपना फॉलो कर सकते हैं। नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट द इंसुलेशन एंड हीट बजट। सूर्य ताप,
सूर्य तप और पृथ्वी का उष्मा बजट। तो हीट बजट से कोई भी क्वेश्चन आते हैं, कभी सोलर इंसोलेशन से कुछ पूछ लेता है। तो सबसे पहले इंसोलेशन क्या है, सूर्य ताप है क्या, ठीक है। तो the energy received by the earth's surface in the form of short wave is termed as incoming solar radiation, या इसको कहते हैं इंसुलेशन। तो जो भी आपका ये जो अर्थ सरफेस है और यहाँ से जो सन से जो रेज आ रही हैं, ठीक, मान लो ये रेज आई, ठीक है, तो ये क्या है, ये शॉर्ट वेव्स हैं जो आती हैं, उनको हम शॉर्ट वेव्स कहते हैं। तो जो भी हमारे अर्थ सरफेस में शॉर्ट वेव्स आ रही है, जो रिसीव कर रही है अर्थ सरफेस शॉर्ट वेव्स को, और जो भी एनर्जी है, क्योंकि ये सब तो एनर्जी है, इसी को कहते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन आपका, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन और द सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस फेसिंग द सन एट द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ है। सोलर कांस्टेंट क्या है, जब हम लोग यहाँ पे यूनिट की बात कर दें, ठीक है, कि आपका द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन और एनर्जी रिसीव्ड ऑन अ यूनिट एरिया, ठीक, मतलब 1 × 1 मीटर हो सकता है, 1 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। सरफेस एट एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दिस, तो इसको जब हम लोग यूनिट की बात करते हैं कि एक यूनिट में कितना इंसोलेशन हो रहा है, उसको कहते हैं हम लोग सोलर कांस्टेंट, ठीक है। व्हेन वी विल टॉक इन अ यूनिट कि 1 × 1 मीटर में कितना है, तो आपका वो हो गया सोलर कांस्टेंट, ठीक है। और जो इसका स्पीड है, कभी कभी पूछ लेता है, तो 297600 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका कभी कभी स्पीड पूछ लेता है, लोग डायरेक्टली 3 बोल देते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वो है, नहीं तो ये अप्रोक्स नहीं है, अप्रोप्रिएट है 297600 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे किलोमीटर पे लिखा है, मीटर पे नहीं लिखा है। ये है आपका, ये एनर्जी को कैसे मेजर करते हैं ये पूछते नहीं कहीं भी, बस मैंने लिख दिया है 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, या फिर 2 लैंगले पर मिनट। तो जो ये कैलोरी पर सेंटीमीटर है ना, इसको लैंगले कह दिया। तो ये है आपका, इस तरीके से मेजर किया जाता है। नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस स्लाइड, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो हिंदी में भी कुछ कहते होंगे, मुझे पता नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। तो इसमें इस स्लाइड को याद कर लीजिए तो बहुत ही इजी होगा। इसको मैं रिमोट सेंसिंग में भी जिक्र करूंगा। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले इस सीक्वेंस को याद करिए। ये सबसे पहली जो आपकी शॉर्ट वेवलेंथ है, देखें कैसे वेवलेंथ बढ़ती चली जा रही है ना, ये लॉन्ग वेवलेंथ है। तो आपकी गामा रेज, देखो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में, पहले एक चीज जान ले, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में आपका इनवर्स रिलेशन है। वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी आपकी घटेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले हैं, 10⁻24 हर्ट्ज, ठीक है। ये हाई फ्रीक्वेंसी और शॉर्ट वेवलेंथ। तो आपकी गामा रेज, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। फिर आती है आपकी एक्स रेज, फिर आती है यूवी रेज, देन आपकी है इंफ्रारेड, इसके बाद है विजिबल लाइट, और फिर इंफ्रारेड, आपकी माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो जैसे जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इस टेबल, इसको याद कर लीजिए कि आपकी इधर देख रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है, तो एनर्जी क्या है, घट रही है। यहाँ पे लिखा है ना, शॉर्ट वेवलेंथ से लॉन्ग की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी इधर को इंक्रीज की है, मतलब शॉर्ट वेवलेंथ वालों की एनर्जी ज्यादा होती है। एक ये सीक्वेंस याद रखिए, और ये याद रखिए किसका वेवलेंथ कम है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है। जिसकी वेवलेंथ कम तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसमें एनर्जी ज्यादा। एक ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन पूछता है कि विजिबल लाइट जो है आपकी, ये किसके बीच में लाई करती है, तो इट लाइज बिटवीन अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड। तो यूवी और इंफ्रारेड के बीच में आपकी विजिबल लाइट आती है, जिसको व्हाइट लाइट जो कहते हैं ना। व्हाइट लाइट 7 रंगों से बनी है, वेव की ओर, ओके। अब इसमें भी देखें कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है, जो ब्लू कलर है, मतलब वैसे तो वायलेट कहोगे वेव की ओर ना, VIP, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है, ब्लू का, ब्लू कह सकते हैं, जो प्राइमरी कलर है ना, ब्लू, ग्रीन, रेड, BGR, ठीक। तो उसमें आपका ब्लू, तो 7 × 10⁴ हर्ट्ज। वहीं पे जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ है वो आपकी रेड की है, या सबसे कम फ्रीक्वेंसी है। तो ये सब हम लोग आगे
उसमें पढ़ेंगे आपका रिमोट सेंसिंग में ज्यादा अच्छे से, ठीक, ज्यादा अच्छे से नहीं, इसी में एक दो चीजें और ऐड करूंगा और यही है, और इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, गामा, एक्स, यूवी, फिर विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। जैसे जैसे आप गामा से रेडियो में चल रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी आपकी घटती जा रही है और वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, ठीक, तो ये आपको याद रखना है। Then what are the factors influencing insolation? Insolation सूर्य ताप को कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं? अच्छा, मैंने नहीं लिखा है हिंदी में, ठीक, तो आपको समझना है। When the tropical region receive maximum and annual insolation, it gradually decreases towards the pole, ठीक है। तो आपका जो नॉर्मल सी बात है, जो ट्रॉपिकल रीजन होगा वहां पे इंसोलेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दी पोल्स। इंसोलेशन इज मोर इन समर, समर में ज्यादा होगा, विंटर में कम, नॉर्मल सी बात है आपका, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर है? रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस, जो पृथ्वी जो है आपकी, जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पे जो रोटेट कर रही है, उसके कारण जो है इंसुलेशन में डिफरेंस आता है। तो जो पृथ्वी का जो फेज है, जो साइड सन को फेस कर रही होगी, उधर इंसुलेशन ज्यादा होगा, तो ये रोटेशन के कारण हो रहा है, और वहीं दूसरा साइड कम होगा इंसुलेशन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सन रे, एंगल इफेक्ट करते हैं। हम मान लो इस एरिया में, ठीक है, जो आपकी एंगल है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक, कहीं अब मान लो इसी रुकिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें जो रेज है वो बिल्कुल वर्टिकल पड़ रही है, ठीक है, तो इन्होंने इतने एरिया को इंसुलेट किया या हिट किया। वहीं पे अगर इंक्लिनेशन ज्यादा है तो ये क्या है, एरिया को ज्यादा कवर करेंगे, एरिया ज्यादा कवर होगा तो इंसुलेशन कम हुआ आपका, ठीक है। तो ये क्या आपको देखने को मिल रहा है, जो एंगल है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है सन रेज का, तो जो वर्टिकल रेज होती हैं, जो बिल्कुल सीधे पड़ती हैं, तो वो बहुत ही कम एरिया में फैलती हैं, जिसके कारण क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया बढ़ जाती है। वहीं पे जो ऑब्लिक रेज है, जो बिल्कुल स्लैंट रेज है, तो वो क्या है, ज्यादा एरिया में फैलती हैं, एरिया ज्यादा कवर करती हैं, लेकिन एनर्जी पर यूनिट एरिया पूरी एक इकाई में देखें, क्या कहते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से जो एनर्जी है वो आपकी कम हो जाती है ऑब्लिक रेज में। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस का है। वर्टिकल रेज लेस एरिया मोर एनर्जी, ऑब्लिक रेज मोर एरिया लेस एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है या एंगल ऑफ सन रेज है। देन ड्यूरेशन ऑफ द डे, लेंथ ऑफ द डे भी इफेक्ट करता है, ज्यादा दिन लंबे होंगे आपके, ठीक है, तो मतलब एक टाइम पे एक फैक्टर नहीं इफेक्ट करता, बहुत सारे होते हैं, उसमें डोमिनेट कौन करता है, ये मैटर करता है, ठीक। तो आपका डे है, ड्यूरेशन ऑफ द डे भी इफेक्ट करता है, दिन ज्यादा होंगे और सनरेज भी बिल्कुल सही से पड़ रही है, वर्टिकल पड़ रही है, तो आपकी हीट बहुत, इंसुलेशन बहुत ज्यादा होगा। लोग एक स्टेटमेंट सुना होगा, पोल में 6 महीने के दिन होते हैं, 6 महीने के रात होते हैं, लेकिन वहां पे तो इंसुलेशन ज्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो सनरेज का इंक्लिनेशन है वो बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक, तो इसके कारण इंसुलेशन ज्यादा नहीं है, तो वहां पे एंगल मैटर कर गया, डे मैटर नहीं किया कि कितने लंबे दिन या कितने छोटे दिन, ठीक। लेकिन ट्रॉपिकल पे आते हो तो रेज मैटर कर जाएंगे आपके, क्योंकि रेज भी वर्टिकली किसी टाइम पे पड़ रही है, तो इसलिए इस तरीके का भी इफेक्ट होता है। देन ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कितना ट्रांसपेरेंट है ये भी इफेक्ट करता है, ठीक। तो आपका जैसे जो इक्वेटर है तो वहां पे क्लाउड बहुत मिलते हैं, ठीक है, लेकिन आपका ट्रॉपिकल में क्लाउड नहीं है, तो कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना रेज को आने दे रहा है, वो मैटर करता है। सन स्पॉट, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, ओके। सन स्पॉट क्या होते हैं? आपके सन में, मतलब बिल्कुल बेसिक जो सूर्य में है, सन स्पॉट मतलब कुछ कुछ छेद होते हैं, ठीक है, हो जाते हैं। ये क्या है, ये जो साइकिल है इनका इंक्रीज और डिक्रीज का नंबर घटते बढ़ते रहते हैं, ये 11 साल में कंप्लीट होते हैं, ठीक। तो ये तो एक पॉइंट फैक्ट है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो सन स्पॉट है, जितने ज्यादा सन स्पॉट होंगे
ठीक उतना ही ज्यादा इंसुलेशन होगा। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ सन स्पॉट्स एंड द इंसुलेशन, ठीक, क्योंकि उतनी ही ज्यादा हीट या रेज रिलीज होगी। ओके, तो ये सन स्पॉट का है जो कि डायरेक्ट रिलेशन है। अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है ये भी मैटर करता है। तो आप जानते हैं अर्थ और सन के दो मेन डिस्टेंस जो हम कंसीडर करते हैं, एक है एपहेलियन। एपहेलियन मतलब कि जब पृथ्वी और सूर्य में सबसे ज्यादा दूरी होगी, जो कि 152 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है, तो उसको, जो कि 4 जुलाई को होता है एपहेलियन। ओके, तो इस टाइम पे क्या है, आपकी जो है दूरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो आपका इंसुलेशन है वो कम होगा। लेकिन जब पृथ्वी पास होगी, जिसको पेरीहेलियन कहते हैं, जो कि 3 जनवरी को होता है, तो उसमें 147 मिलियन किलोमीटर ही दूर है, दोनों के बीच में दूरी है, तो आपका जो इंसुलेशन है वो ज्यादा होगा, क्योंकि दूरी कम है इसलिए इंसुलेशन ज्यादा होगा। तो इस तरीके से डिस्टेंस भी इफेक्ट करती है आपका। तो ये सारे फैक्टर एक ही टाइम पे अलग अलग नहीं इफेक्ट करते हैं, सब एक ही टाइम पे वर्क करते हैं। ओके, लेकिन कब किस टाइम पे क्या डोमिनेंट है किस क्षेत्र में, वो मैटर करता है। ओके, तो ये है आपका कुछ फैक्टर्स हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, नेक्स्ट है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर कैसे हीट होता है, कैसे कूल होता है, तो हाँ, तो आपको पता है जो अभी हमने इंसुलेशन की बात की, अब हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं। तो ये नहीं है कि इंसुलेशन है तो टेम्परेचर भी, दोनों अलग अलग है। इंसुलेशन मतलब कितनी रेज आ रही है किसी एरिया पे, टेम्परेचर मतलब उस रेज के आने के बाद तापमान में कितना घटना या बढ़ना हो रहा है, ठीक, तो टेम्परेचर है। तो आपको पता है कि जो टेम्परेचर है वो भी काफी उसके सारे फैक्टर हैं, जैसे कि लैटिट्यूड किस अक्षांश में है, तो आपका जो इक्वेटोरियल रीजन है, भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र है, वहां पे आपका तापमान ज्यादा होगा। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, हाँ, तो जो मैं बात कर रहा था लैटिट्यूड की, सबसे पहले तो आपको पता है कि जैसे जैसे जो टेम्परेचर है, आप लोग को इक्वेटर से दूर जाने लगते हैं, पोलवर्ड जाने लगते हैं, ध्रुवों की ओर मूव करते हैं, तो तापमान घटता चला जाता है। एल्टीट्यूड है, तो आप जैसे जैसे हाइट पे बढ़ेंगे तो आपका टेम्परेचर घटता चला जाएगा। ओके, तो जो कि 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर पे होता है, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, जैसे हमने पीछे बात की। ये ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि अब तो हम पृथ्वी पे रह रहे हैं तो पृथ्वी की ही बात करेंगे। तो ट्रोपोस्फेयर तक ही हमारी मेन ऑब्जेक्टिव है, एम है उस पर ही बात करने का। ओके, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर है, ठीक है, कि जो आपका लैंड है, जो वाटर है, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो लैंड है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक, और वहीं पे टाइम लगता है। तो ये कुछ फैक्टर हैं आपके। ओशियन करंट है जो टेम्परेचर को क्या कहते हैं, इधर से हॉट से कोल्ड की तरफ, कोल्ड से हॉट की तरफ तो डिस्ट्रीब्यूट करती है, टेम्परेचर मिक्स करती है। क्लाउडीनेस है आपका, ठीक है, तो जो आपके जहाँ पे क्लियर और क्लाउडलेस स्काई होंगे, जहाँ पे बादल नहीं होंगे, बिल्कुल साफ आसमान होगा, तो वहाँ पे इंसुलेशन ज्यादा होगा। ठीक, तो जो जैसे समर सीजन में क्या है, जो आपके सब ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन है वो बहुत गर्म होते हैं एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटर के कारण, क्योंकि जो इक्वेटर रीजन है वहां पे क्या है, आपका आफ्टरनून क्लाउड्स होते हैं। ओके, तो इसके कारण है आपका, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, उसमें कुछ खास है नहीं आपका। नेक्स्ट है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। हीटिंग एंड कूलिंग एटमॉस्फेयर कैसे है आपका, तो आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जबकि अर्थ सरफेस है वो जब हीट अप हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो क्या है आपके, फिर वो रेडिएट करती है, लॉन्ग वेव्स रेडिएशन होता है, ठीक है, आउटगोइंग वेव्स होती हैं, तो उससे भी आपका एटमॉस्फेयर गर्म होता है। ठीक, कंडक्शन है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कांटेक्ट। तो जो कंडक्शन क्या है, सरफेस से जो आपका है टेम्परेचर क्या है, कंडक्ट में उसके कांटेक्ट में आ रही है। कन्वेक्शन क्या है, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट, एक नीचे वाली सतह गर्म हुई वो ऊपर उठ गई, ऊपर की ठंडी हवा नीचे आ गई वो गर्म हुई, तो इस तरीके की एक कन्वेक्शन प्रोसेस है। एडवेक्शन है, तो एडवेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर है हीट का, तो एक जगह से दूसरी जगह जो गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं चलती हैं, तो इस तरीके का आपका कुछ क्या कहते हैं,
कंडक्शन और कन्वेक्शन का है। ठीक, देन आते हैं हम लोग हीट बजट के बारे में। हीट बजट के बारे में अगर बात करूं तो ये थोड़ा सा आपको टफ हो। ये क्या है हीट बजट? कुछ नहीं, बजट क्या होता है, जिस चीजों को क्या है हम लोग बैलेंस बना के रखते हैं ना, तो द बैलेंस बिटवीन इंसुलेशन एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज टर्म्ड एट हीट। तो जो इंसुलेशन आ रही है, इंसुलेशन जिनको कह रहे हैं जो शॉर्ट वेव है, ठीक है, और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है जो यहाँ से जा रही है अर्थ सरफेस पे, तो इनके बीच का जो बैलेंस है उसी को हम कहते हैं हीट बजट आपका। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन और लॉन्ग वेव। तो आपको कुछ नहीं समझना है, बिल्कुल बेसिक समझिए। पहले जो आ रही हैं हम लोग उनकी बात करेंगे। शॉर्ट वेव सोलर रे, हेलो सर। हेलो। ये 100 यूनिट कंसिडर। हेलो, हाँ, थोड़ी आवाज रुक गई थी इसलिए मैं नॉक किया। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ में बात कर रहे हैं हीट बजट की, शॉर्ट वेव। पहले हम लोग सोलर रेडिएशन जो आ रही है हीट वेव्स उनकी बात करेंगे। ठीक है, जो शॉर्ट वेव इनकमिंग है उनकी बात करेंगे। तो मान लीजिए हैंड सन रेज आई, ओके, अब ये हैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इसको बात करते हैं। तो एक तो है इसमें से 14% आपका एटमॉस्फेयर डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, 14% बचा 86। इस 86 में क्या है आपका सर 17% है, 17 यूनिट है, 17 यूनिट है जो अर्थ सरफेस डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका 14 प्लस 17 आपका हो गया 31। ओके, वहीं पे बात करें ठीक, ये है आपका। फिर क्या है ये जो 34% है ये आपका एज अ डायरेक्ट रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों 17 और 34 में दोनों ही तो अर्थ रिसीव कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है अर्थ रिसीव कर रहे हैं, पर ये क्या है डायरेक्ट रेडिएशन से आपका हुआ है एब्जॉर्प्शन, रिसीव्ड हुआ है जो 34 है। वहीं 17% आपका जो डिफ्यूज डे लाइट है उसके कारण हुआ। तो ये 17, 34 और 14 है, ये पूरा 14, 17 और क्या है 34। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 65%। ठीक है, तो ये आपका है। अब बचा 35%। तो 35% क्या है 6% स्कैटर्ड हो गया, स्पेस में चला गया। ठीक, 27% क्या है क्लाउड्स ने रिफ्लेक्ट कर दिया, माइनस इसी लिख लगा है, और 2% अर्थ ने रेडिएट कर दिया। तो 27 प्लस 2 29 और 6 35। तो हम लोगों ने देखा जो 100 यूनिट है ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। दोबारा बोल देता हूँ, 14 यूनिट या 14% एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया, 34% क्या है ये आपको अर्थ ने एज अ डायरेक्ट रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, 17% और अर्थ ने क्या है एज अ डिफ्यूज डे लाइट रिसीव कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। वहीं पे अब क्या क्या निकल गया, तो 6% स्फीयर में चला गया, स्पेस में चला गया, सॉरी, 27 क्लाउड ने रिफ्लेक्ट कर दिया और 2 अर्थ ने रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये 35 और 65 का बन गया। ये हमारी आई थी सारी वेव्स। अब जाने वाली वेव्स की बात करते हैं। ठीक, तो जाने वाली की बात जब आप करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक, इस पे हाँ, इसमें आप देखेंगे कि रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ कितना है 23 यूनिट्स। ठीक है, 23 यूनिट्स आपके क्या है रेडिएट हो गई अर्थ से। ओके, और 6% ये एटमॉस्फेयर में ही रह गई और ये 17 बाहर चली गई स्पेस के लिए। ठीक, 9% क्या है टर्बुलेंस और कन्वेक्शन प्रोसेस में लग गई। ठीक, 19 है ये कंडेंसेशन में लग गया आपका। ठीक, तो इस तरीके से क्या है ये पूरा आपका लॉन्ग वेव या आउटगोइंग सोलर रेडिएशन था। इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं वैसे ज्यादा कुछ, क्योंकि काफी मैथमेटिकल है क्वेश्चन, ऐसा कुछ खास आता नहीं है। इससे जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग देखेंगे कि क्या पूछ रहा है। तो ये बहुत ही छोटा सा यूनिट है हीट बजट। एक बार आप इस इमेज को समझ लेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक, तो ये है आपका पूरा हीट बजट के बारे में, जो कि बहुत ही बेसिक है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं आपके लिए। ठीक, जो क्वेश्चन पूछे। ओके, तो ये है आपका
हीट बजट के बारे में। ठीक, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है हमारा मेन टेम्परेचर। ठीक, जो अभी शब्द सुने हैं आपने उसी को यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल पे जाएंगे। तापमान की बात करेंगे, ठीक, टेम्परेचर की बात करेंगे, एटमॉस्फेयर की कैसे चेंजेस हो रहे हैं। तो टोटल 4 प्रोसेस हैं, 4 क्रियाएं हैं जिससे टेम्परेचर वायुमंडल ठंडा या गर्म होता है। तो सबसे पहले मैंने कहा रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन। तो पहले ही मैंने बताया था रेडिएशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एन ऑब्जेक्ट बाय द ट्रांसमिशन ऑफ हीट वेव्स। तो जो हीट वेव्स के ट्रांसमिशन से जो आपकी जो इसमें कोई कांटेक्ट नहीं है अर्थ सरफेस या फिर क्या कहते हैं एयर का किसी से कांटेक्ट नहीं है, पर ये रेडिएशन या जो हीट वेव ट्रांसमिट हुई है उनके कारण आपका जो हीटिंग हो रही है उसको हम कहते हैं रेडिएशन प्रोसेस या रेडिएशन। ठीक, तो जैसे अर्थ सरफेस की बात करें तो अर्थ सरफेस क्या है, टेम्परेचर है, सोलर रेडिएशन से गेन करता है, फिर वो एनर्जी को रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स, तो जो कि एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे ही उसको कहते हैं रेडिएशन। कंडक्शन क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से दूसरे से तीसरे में, इस तरीके से जो प्रोसेस हो रहा है एक मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज के कारण जो आपका ट्रांसफर हो रहा है हीट को, उसको कहते हैं कंडक्शन। ठीक, तो जो आपकी एटमॉस्फेरिक लेयर है जो सरफेस के पास है वो जल्दी हीट होगी, ठीक है, क्योंकि वो कांटेक्ट में आ रही है तो जल्दी जल्दी उसके मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे। फिर कन्वेक्शन क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मूवमेंट ऑफ मास। ठीक, तो जो मास मूवमेंट हो रहा है, पूरी गर्म हवा की लेयर है, जो गर्म हवा की पट्टी है वो ऊपर उठ रही है, फिर ऊपर वाली ठंडी की नीचे आ रही है, तो उसको कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक, एडवेक्शन क्या है, टेम्परेचर इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड बाय लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ एयर। When warm air moves cold a region, temperature of the air increases. तो नॉर्मल सी बात है, जो एयर मास होते हैं, ये जो एयर है वो गर्म हवा से ठंडे की ओर चल रही है, तो ठंडे इलाके वाली हवाओं को ये गर्म करेगी, कुछ इफेक्ट करेगी। ठीक, तो इस तरीके का है, ये है आपका एडवेक्शन। तो ये है आपका लार्ज स्केल मूवमेंट। तो दीज आर दी 4 प्रोसेस। पहले हमने कंडक्शन संचालन की बात की, रेडिएशन विकिरण और कन्वेक्शन संवहन की बात की। ठीक है, इंसुलेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देन व्हाट आर द फैक्टर्स, वही जो मैंने पीछे सब बताए थे यहाँ पे लिखे हैं। लैटिट्यूड अक्षांशीय वितरण, पोल में गर्म, यहाँ पे ठंडा, लैटिट्यूड 90 डिग्री, पोल्स में ठंडा, इक्वेटर पे गर्म। एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड चेंज देखा हम लोग ने। स्थल व जल का प्रभाव, हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, समुद्री धाराएं, तट से कितना दूर है, कोस्टल रीजन वाले इलाके ज्यादा गर्म नहीं होते हैं, ठीक, क्योंकि वहां पे आपका सी ब्रिज और ये आपका लैंड ब्रिज का इफेक्ट देखने को मिलता है। एल्बिडो है, नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस कैसा है आपका, तो वो इफेक्ट करता है। एल्बिडो से क्वेश्चन आता है, काफी ज्यादा पूछते हैं, शायद आप लोगों ने देखा होगा, तो उसकी बात करेंगे। स्पेसिफिक हीट है, ठीक, प्रिवेलिंग विंड्स है, तो ये सब चीजें हैं आपकी। और ठीक है, इसमें दिया है ये जरूर, पर इसमें कुछ खास है नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्बिडो होता क्या है ना। एल्बिडो क्या है, एल्बिडो से ही क्वेश्चन पूछता है मोस्टली। कहाँ गया एल्बिडो, लिखा था ना, हाँ, नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस। तो एल्बिडो, एल्बिडो क्या है, वैसे तो अगर बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में कहूं, इट्स अ कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टिविटी। रिफ्लेक्टिविटी का ये कोएफिशिएंट है। एल्बिडो कैसे निकालते हैं, टोटल एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस अपॉन टोटल एनर्जी एब्सॉर्ब बाय अर्थ। तो कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है, तो जो ये रिफ्लेक्टेंस है ना, यही एल्बिडो है। तो मान लो एब्सॉर्ब हुई आपकी 100, ठीक है, 100 यूनिट एब्सॉर्ब हुई और इसने 20 यूनिट रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक, इसको जब हम लोग कितना है, ये 1/5, इसको ही जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20%। तो एल्बिडो कितना है उस सरफेस का, 20%। तो जो आपकी लाइट आ रही है उनमें से 20% वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्टिविटी है ना, जो ये रिफ्लेक्ट है, रिफ्लेक्ट कर जो कर दे रहा है कोई सरफेस, तो वही आपका एल्बिडो है। तो एल्बिडो अगर ज्यादा होगा, रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा ना। नॉर्मल सी बात है, जिसकी एल्बिडो बहुत ज्यादा होगी, अब मान लो 100% एल्बिडो है, तो जितना आया उतना ही उसने पूरा रिफ्लेक्ट कर दिया, तो आपका टेम्परेचर बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो इसके कारण क्या है, एल्बिडो क्या है, वो आपका टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, उल्टा है, जितना ज्यादा एल्बिडो मतलब जितनी ज्यादा रिफ्लेक्टिविटी उतना ही कम
तापमान, जितनी कम रिफ्लेक्टिविटी मतलब जितना कम एल्बिडो उतना ज्यादा तापमान। तो आई होप एल्बिडो का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ग्राउंड सरफेस कैसा है आपका वो शो करता है कि एल्बिडो कितनी होगी, आपका टेम्परेचर कैसा होगा। ओके, तो जैसे आप आइस आइस वाला पूरा पोलर रीजन देखेंगे तो वहां पे क्या पूरा एक प्लेन रीजन दिख रहा है, पूरी बर्फ से ढका हुआ। ठीक, तो जिसके कारण क्या है, व्हाइट कलर की आपकी आइस है, सफेद ही आइस होती है, तो क्या है उसकी रिफ्लेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, व्हाइट कलर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, तो एल्बिडो बहुत हाई है, इसीलिए टेम्परेचर बहुत कम है। तो जो पोलर रीजन होते हैं वहां पे एल्बिडो बहुत हाई होता है, क्योंकि सरफेस भी बिल्कुल मैदान दिख रहा है, बर्फ से पूरा कवर हुआ है और व्हाइट है, तो एब्जॉर्बेंस जो एब्जॉर्प्शन है वो भी बहुत कम होगा, कलर भी मैटर करता है। तो इसके कारण एल्बिडो बहुत ज्यादा होगा, रिफ्लेक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, तो तापमान कम होगा। तो आई होप एल्बिडो वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट कि एल्बिडो घटेगा तो टेम्परेचर क्या होगा। तो एल्बिडो घटेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एल्बिडो बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन एल्बिडो एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका एल्बिडो। ठीक है, फिर ये डेली टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, ये सब कभी नहीं पूछता है, ये मैंने लिख दिया जरूर है, कोई मतलब नहीं, इसको पढ़िएगा भी नहीं। तो मैक्सिमम टेम्परेचर है जब आपका, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर, तो रात में आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है और दिन में आपका सॉरी जो डे में मैक्सिमम टेम्परेचर है, जो 2-3 बजे आपको देखने को मिलता है दोपहर में, और जो रात में 3 से 4 बजे ठंडा टेम्परेचर होता है, सबसे कम टेम्परेचर होता है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं मीन टेम्परेचर या डेली टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, दैनिक तापांतर। ठीक, लैग ऑफ डिफरेंस क्या है, देयर इज नो कोइंसिडेंस बिटवीन द टाइम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ। देखो जो इंसुलेशन है मैक्सिमम वो 12 बजे होता है, ठीक, सबको पता है इंसुलेशन 12 बजे होता है, लेकिन अब जो इंसुलेशन हुआ है तो उसको गर्म होने में भी तो अर्थ को टाइम लगेगा ना। तो आपकी जो गर्मी है वो सबसे ज्यादा तापमान वो 2 बजे दोपहर में होता है, 2 से 3 बजे, इंसुलेशन 12 बजे, हाईएस्ट टेम्परेचर 2-3 बजे। तो यही जो डिफरेंस है ना इसको बोलते हैं लैग ऑफ टेम्परेचर। ठीक, तो इंसुलेशन आपका जो सोलर रेज आई है जो, ये आपकी सबसे ज्यादा 12 बजे दोपहर में आती है। ठीक, लेकिन जो तापमान सबसे ज्यादा होता है वो दोपहर के 2 या 3 बजे होता है, तो उसको बोलते हैं लैग ऑफ टेम्परेचर। देन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वही सब जो मैंने आपको पहले ही बताई है कि ट्रोपोस्फेयर में नॉर्मल लैप्स रेट के साथ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर के साथ घटता चला जाता है टेम्परेचर। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, क्यों, बिकॉज हीट इज ट्रांसफर, क्योंकि हीट जो है वो आपकी सरफेस में दे रही है, और जब आप सरफेस से बहुत दूर चले जाएंगे तो आपका टेम्परेचर घटता चला जाएगा। ओके, और जो ये सब है वाटर वेपर भी, दूसरा रीजन क्यों टेम्परेचर नीचे जाता है, क्योंकि वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट्स ये सब नीचे लोअर सरफेस में आपको ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो आपके कम होते चले जाएंगे, तो ये भी एक रीजन है। देन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या है, तापमान जब उल्टा हो जाता है, तो वो क्या उल्टा होने का मतलब क्या है, द फेनोमेना इन विच टेम्परेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट। जनरल ट्रेंड क्या है, हाइट बढ़ी, एच बढ़ा तो टेम्परेचर घटा। ठीक, हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा, लेकिन यहाँ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मतलब हाइट बढ़ी तो टेम्परेचर भी बढ़ा, उसको कहते हैं हम लोग इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये क्यों होता है, ये मेनली कुछ टेम्परेरी बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और लोकली, ये लोकल ऐसे नहीं कि हर जगह हो गया पूरे देश भर में, नहीं, लोकली होता है कुछ कुछ रीजन पे जब उसकी सिचुएशन फुलफिल हो जाती है। ओके, इट इज शॉर्ट ड्यूरेशन बट क्वाइट कॉमन नॉनलेस। ये क्या है, ये कब देखने को मिलता है, लॉन्ग विंटर। ठीक है, जब आपकी लॉन्ग विंटर नाइट्स हैं, जब ठंडी रातें हैं, तब आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर स्काई होगा, ठीक है, ड्राई एयर है, एब्सेंस ऑफ विंड्स leads to quick radiation of heat from the earth surface as well as from the lower layer of the atmosphere। तो जो ये इन्वर्जन है ओवरऑल, इसको ये कंडीशंस याद रखिएगा, ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, तो ये जो इन्वर्जन है आपका, एक मिनट रुकिएगा, हाँ,
ठीक है, इस पे क्या है, वैसे इसी बात मैं करूंगा आगे भी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की। इस पे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर पे आपका, एक मिनट रुकेगा, थोड़ा सा सोचते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपका लॉन्ग विंटर नाइट होना चाहिए, ठीक है, लॉन्ग विंटर नाइट में तो यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल क्या है, हमारा टेम्परेचर नीचे कम है। मान लीजिए टेम्परेचर यहाँ पे है आपका 20 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे होना चाहिए आपका 16 डिग्री सेल्सियस। कुछ ऐसा होता है टेम्परेचर यहाँ पे 14 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर घटते चला जा रहा है। लेकिन विंटर नाइट्स में क्या हो रहा है, मान लीजिए यही अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस क्या है, बहुत जल्दी हीट रेडिएट करता है, मतलब बाहर छोड़ता है, लैंड जल्दी रिलीज कर देता है, जिसके कारण क्या, जो नीचे वाली ये है लेयर है ना, ये ज्यादा ठंडी हो जाती है। ऊपर वाली 16 ही रही मान लो, और ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी 12 हो गई, ठीक है, क्योंकि इसने बहुत जल्दी हीट रेडिएट कर दी और बहुत जल्दी ठंडी हो गई, ठीक। तो इसके कारण क्या है, नीचे वाली लेयर का टेम्परेचर कम है जबकि ऊपर वाली का ज्यादा है, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही होता है, फिर से ये चेंज हो जाता है। तो इस तरीके का क्या है आपको देखने को मिलता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लैंड जो है वो बहुत जल्दी हीट रेडिएट कर देता है, ठीक है, और ठंडियों में क्या है आपका बहुत जल्दी बहुत जल्दी ठंडा होगा लैंड, ठंडियों में और जल्दी ठंडा होगा, जिसके कारण क्या है, इससे जुड़ी हुई जो हवाएं हैं वो जल्दी ठंडी हो जाती हैं, जबकि ऊपर वाली हवाएं रिलेटिवली गर्म रहती हैं, ठीक। तो इस तरीके का कुछ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का फीचर है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है मैंने तापमान का व्युत्क्रमण। हाँ सर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का एग्जांपल माउंटेन और वैली ब्रीज भी आ सकता है। हाँ, माउंटेन वैली ब्रिज, हाँ, जब लोकल विंड्स पढ़ेंगे ना तब भी वहां पे उसका जिक्र करेंगे, जब इन्वर्जन ऑफ क्या कहते हैं टेम्परेचर देखने को मिलेगा, वहां पे काफी टाइप वाइप भी बताएंगे आपको, है ना, तो उसमें भी होगा। देखिए जैसे यहाँ लिखा है, जाड़े की लंबी रातों में तीव्र पार्थिव विकिरण, मतलब जो अर्थ रेडिएशन है, से धरातल के निकट की वायु थोड़े ऊपरी भाग की वायु की तुलना में ठंडी हो जाती है। तो रिलेटिवली क्या है, उससे ठंडी हो जाती है अपर लेयर से, ठीक, जिसको हम लोग इन्वर्जन ऑफ या रिवर्स ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। तापमान प्रतिलोमन की यह दशा स्वच्छ आकाश, मतलब क्लियर स्काई, शुष्क हवा व मंद समीर की स्थिति में अधिक प्रभावी हो जाती है, ठीक। तो ये घने कोहरे के लिए उत्तरदायी है, जो आपका फॉग हो जाता है ना बहुत ज्यादा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके। तो ये सब हम लोग लोकल विंड्स में भी पढ़ेंगे। फिर हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जनरली क्या है, टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल, जैसे जैसे आप 0 से 90 की ओर जाएंगे तो आपका टेम्परेचर घटते चला जाएगा, लेकिन हाईएस्ट टेम्परेचर नॉट एट इक्वेटर बट ऑन टॉप ट्रॉपिक। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका तापमान है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वो आपका ट्रॉपिक, इक्वेटर पे नहीं होता है, वो आपका कहाँ पे होता है, वो होता है आपका ट्रॉपिक में 23 डिग्री के आसपास, ठीक, नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ के आसपास। क्यों? Because incoming solar radiation is reflected by clouds and a large part of heat is spent in the process of evaporation। क्योंकि इक्वेटर में क्या है कि बहुत सारी रेज हैं, वो आपको क्या कहते हैं, क्लाउड वहां पे रहते हैं, तो क्लाउड उनको रिफ्लेक्ट कर देती हैं और बहुत सारी एनर्जी एवापोरेशन पे निकल जाती है, जिसके कारण क्या है, जो टेम्परेचर है वो घट जाता है इक्वेटर पे एज कंपेयर टू दी ट्रॉपिक पे डेली आपको क्लाउड भी नहीं बन रहे हैं जो हीट को रिफ्लेक्ट करें, और ना ही इतना एवापोरेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर जो सबसे ज्यादा है वो इक्वेटर पे होता है, ना कि क्या कहते हैं आपका, सॉरी, टेम्परेचर जो सबसे ज्यादा है वो ट्रॉपिक पे होता है, ना कि इक्वेटर पे, ओके। ट्रॉपिक्स में क्लियर स्काई है, ठीक। फिर हम लोग आइसोथर्म की बात करेंगे, ओके। आइसोथर्म क्या है, आइसो मतलब इक्वल, थर्म मतलब टेम्परेचर, तो ये वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ती हैं या समान ताप वाले स्थानों को जोड़ती हैं। सो द लाइंस ड्रॉन ऑन मैप जॉइनिंग द प्लेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर, ओके। तो दे रन ईस्ट वेस्ट एंड जनरली पैरेलल टू लैटिट्यूड, तो ये अधिकतर लैटिट्यूड्स के पैरेलल होती हैं, क्योंकि एक लैटिट्यूड में समान तापमान देखने को मिलता है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इरेगुलर है, मतलब ये ऐसे नहीं कि बराबर चली आ रही है, इनमें काफी इरेगुलरिटी है, ठीक। वहीं पे सदर्न में रेगुलर है। ऐसा क्यों? क्योंकि
नदर्न हेमिस्फीयर में आपको लैंड और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन काफी डिफरेंट है, लैंड बहुत ज्यादा है, वाटर है, फिर लैंड है। नीचे सदर्न में कहाँ देखने को मिलता है आपको, वाटर का डोमिनेंस है, इसी के कारण यहाँ पे रेगुलरिटी है सदर्न हेमिस्फीयर में। दक्षिण गोलार्ध में आपको जो आइसोथर्म है उनमें समानता देखने को मिलेगी। अगर कोई भी जो आइसोलाइन है, तो आइसोथर्म अगर बिल्कुल पास पास होती है, इसका मतलब कि बहुत तेजी से चेंज हो रहा है टेम्परेचर में। अब मान लो एक ये मैंने बनाई, एक ये बनाई, इसका मतलब है इस पूरे बेल्ट में एक ही टेम्परेचर है। अगर मैं एक ये बना दूं, ये बना दूं, ये इस तरीके क्या है, यहाँ पे अलग टेम्परेचर, यहाँ पे अलग टेम्परेचर, यहाँ अलग टेम्परेचर। तो जितनी ज्यादा आइसोथर्म होंगी या आइसोलाइंस होती हैं, यहाँ पे टेम्परेचर की बात की है, तो जितनी ज्यादा आइसोथर्म बन रही है उतना ही ज्यादा टेम्परेचर वेरिएंस होगा, ये टेम्परेचर डिफरेंस होगा। ठीक, और जितनी दूर बनेंगी उतना ही टेम्परेचर में इक्वालिटी देखने को मिलेगी आपको। ठीक, नेक्स्ट है समर के सीजन में क्या है, सॉरी हाँ, समर में क्या है, दे बेंड इक्वेटर वर्ड। समर में इक्वेटर वर्ड मूव करती हैं जब इसमें दो कंडीशन है, जब आइसोथर्म आपकी लैंड से ओशियन की तरफ चल रही है। मान लो जब ये आपकी नॉर्थ अमेरिका से क्या कहते हैं अटलांटिक ओशियन की तरफ चल रही है, तो समर में क्या होगा, ये इक्वेटर वर्ड बेंड कर जाएंगी। वहीं पे विंटर में ये पोलवर्ड बेंड कर जाएंगी। ठीक है, अगर ये ओशियन से कंटिनेंट चल रही हैं, अब मान लो अटलांटिक से यूरोप में एंट्री कर रही हैं, तो अटलांटिक से यूरोप में एंट्री करेंगी तो समर में ये पोलवर्ड मूव कर जाएंगी। ठीक, और विंटर में ये इक्वेटर वर्ड मूव कर जाती हैं। यहाँ पे मैप देखेंगे, ये जुलाई का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिया का दिखा रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे देख रहे हैं कैसे ये इक्वेटर की तरफ बेंड कर रही हैं, इक्वेटर की तरफ बेंड कर रही हैं। ये भी क्या है, ये देखें, ठीक, ये देखें, तो ये क्या है, जब आपका कंटिनेंट से ओशियन पे जा रही है तो इक्वेटर वर्ड, लेकिन जब ओशियन से कंटिनेंट जा रही है तो पोलवर्ड बेंड की, पोल की तरफ एंटर कर गई। ठीक है, तो वो है। अब ये देखें विंटर का, देखें मतलब जनवरी का है ना, तो देख सकते हैं ये अब जब कंटिनेंट से ओशियन तरफ चल रही है तो ये पोल वर्ड है, उल्टा हो गया, और जब ओशियन से कंटिनेंट है तो इक्वेटर वर्ड। ठीक, ये फिर जोन है, इस सब सभी लोग को पता होगा। इक्वेटर, ये मैप एनसीईआरटी के 6th या 7th क्लास का है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस जोन को बोलते हैं टॉरेट जोन या इक्वेटोरियल जोन। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा से एंटार्क्टिक तक आता है टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन। आर्कटिक 66 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री तक फ्रीजेड जोन, और यहाँ पे भी फ्रीजेड जोन। तो ये है आपका क्या कहते हैं, ये सबको पता है टॉरेट जोन और ये फ्रीजेड जोन टेम्परेट जोन है। ठीक है, टेम्परेचर एनोमली क्या होता है, तापमान विसंगति, द डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्व टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एंड द मीन टेम्परेचर ऑफ द लैटिट्यूड। कोई लैटिट्यूड का जो मीन टेम्परेचर है, और मान लो कि हमने 23 डिग्री लैटिट्यूड का, मान लो एक टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ का 25 डिग्री मान लिया, और हम मान लो इंडिया में है, ठीक है, मिर्जापुर में, और वहां पे गर्मी में क्या टेम्परेचर पड़ रहा है 33 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसको बोलते हैं टेम्परेचर एनोमली। ठीक, ये है आपका विसंगति। अगर ये ज्यादा होगा, औसत से ज्यादा है, तो उसको कहते हैं जब किसी स्थान का औसत तापमान उस अक्षांश के औसत तापमान से कम होता है तो तापमान विसंगति ऋणात्मक होती है। मान लो कि औसत से कम है, एवरेज टेम्परेचर है, अगर ये 20 लोकेशन का आया वो 16 आया तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव, और ये 20 था एवरेज और आया 30 तो इसको बोलते हैं नेगेटिव, या फिर आपका तापमान विसंगति धनात्मक। ठीक, तो ये आपके टेम्परेचर, ये सब वैसे कभी नहीं पूछा है। हीट आइलैंड क्या होते हैं, उष्मा द्वीप। तो जो अर्बनाइजेशन के कारण आपके जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, तो इंडस्ट्रीज के कारण जो किसी एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये आपका एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण टेम्परेचर राइज हो गया है किसी प्लेस का, उसको बोलते हैं हीट आइलैंड। ठीक, फिर हम लोग मेडिटेरेनियन सी की बात करेंगे मैप में। तो आप देख सकते हैं हम लोग ने पर्शियन गल्फ पढ़ा, रेड सी पढ़ा, ब्लैक सी पढ़ा, कैस्पियन सी पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे मेडिटेरेनियन सी। तो देखिए कहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे वेस्ट एशिया भी है, यहाँ अफ्रीका है, यहाँ यूरोप के कंट्रीज है, ठीक, और ये अटलांटिक ओशियन है। तो इसको थोड़ा सा जानेंगे। ये मैप में देख सकते हैं आप, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, ये आपका पैसिफिक ओशियन है, यहाँ ये आपका रेड सी आया है, ये ब्लैक सी है। तो देखें कि
तीन चीजें हमें मेन जाननी है कि मेडिटेरेनियन सी और पैसिफिक को अटलांटिक को कौन कनेक्ट करता है, मेडिटेरेनियन और रेड सी को कौन कनेक्ट करता है, और मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी को कौन कनेक्ट करेगा। ठीक, ये लिखा है मैंने यहाँ पे चीजें, वो हम लोग मैप पे देखेंगे। ये आपका मेडिटेरेनियन सी और ये है आपका अटलांटिक ओशियन। तो मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशियन को आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर या स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है, जिब्राल्टर स्ट्रेट कनेक्ट करता है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी टू अटलांटिक ओशियन। ठीक, फिर हम लोग बात करेंगे ये आपका, ये यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, ठीक, और ये ब्लैक सी है। तो मेडिटेरेनियन सी और ये बीच में क्या है, सी ऑफ मरमारा। ठीक है, तो सी ऑफ मरमारा को मेडिटेरेनियन सी, जैसे पीछे देखेंगे इस पे देखिए, अब इसी में बताएंगे, आगे भी आएगा। ये मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ पे सी ऑफ मरमारा, तो इसको कौन कनेक्ट कर रहा है, ये आपका है डार्डेनल स्ट्रेट, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर बात करूं सी ऑफ मरमारा को क्या है, ब्लैक सी से कौन कनेक्ट कर रहा है, तो बोस्फोरस। तो ये लिखा है द सी ऑफ मरमारा, द मेडिटेरेनियन सी कनेक्ट्स टू द सी ऑफ मरमारा बाय डार्डेनल्स, वाइल ये क्या है, ब्लैक सी से किससे कनेक्ट हो रहा है, बोस्फोरस से। ठीक, तो ये चीज है, हम लोग मैप इस वाले पे देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा आपका। ये मेडिटेरेनियन सी, ये सी ऑफ मारमारा, इसको कौन कनेक्ट कर रहा है, डार्डेनल स्ट्रेट। फिर मेडिटेरेनियन सी को ब्लैक सी से बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट कर रहा है। ठीक, रेड सी की जब बात करते हैं तो ये आपका मेडिटेरेनियन सी है और इसको, ये दो क्या है, ये आपका गल्फ ऑफ स्विज है और ये गल्फ ऑफ अकाबा है। तो जो आपका मेडिटेरेनियन सी किससे कनेक्ट है, ये जो रेड सी है, रेड सी से गल्फ जो है आपका पोर्ट सेट जो बना है ना, स्विज कनाल जो बनाई गई है उससे कनेक्ट है। तो मेडिटेरेनियन सी को स्विज कनाल रेड सी से जोड़ती है, यहाँ पे पोर्ट सेट है। तो ये है आपका दो चीजें याद रखनी। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो लिस्ट नहीं याद रखना है क्योंकि बहुत सारी है। ठीक, तो यहाँ पे अफ्रीका पे देख सकते हैं, मोरक्को है, अल्जीरिया है, ठीक है, ये देखें तुनीशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है। ठीक, तो ये मेल, ये हो गई मेल, MELE, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। ओके, ये तुनीशिया है यहाँ पे। फिर देखें यूरोप पे स्पेन है, लेबनान है, टर्की है। ठीक, तो ये बहुत सारी कंट्री है, पूरा स्पेन तक है, स्पेन, फ्रांस, इटली, जहाँ सब सिट्रस फ्रूट होते हैं, जहाँ पे बियर बनती है। ठीक है, तो ये है आपका कुछ मेडिटेरेनियन सी को लेके कुछ कंटेंट है। तो यह अभी बहुत ही बेस तैयार हुआ है थोड़ा क्लाइमेटोलॉजी का, और ये चीजें ना पढ़ेंगे या बार बार सुनेंगे तब समझ में आएगा। ये एक मैप और दिया था, अगर आप लोग देखें, अच्छा बाद में जुड़ा इसलिए नहीं पता। ठीक, तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, और 12 बजे से मेरा क्लास है। तो